यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत नजदीक आ चुका है और हर एस्पिरेंट्स के दिलो दिमागों में एक ही बात चलता है, करंट अफेयर कैसे कवर करे, कैसे कोई तो गाइडेंस करे। अरे बड़े कोचिंगों में या उससे घटिया कोचिंगों में 5,000 से लेकर 10,000 तो लोग चार्ज करते हैं और लोग देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। और यहाँ पर कोई अगर यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाता है ना तो कोई नहीं देखेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। अरे भाई साहब एक बार देखो तो वह इंसान क्या पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है। लेकिन नहीं, हम तो भाई साहब 10,000 रुपए देंगे, हम तो भाई साहब 20,000 रुपए देंगे। दो भाई साहब, 3 वीडियो हम बना चुके हैं पॉलिटिकल करंट अफेयर के लिए, उससे बाहर सवाल एग्जाम में नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, और आगे भी आएगा। लेकिन आज हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं, वो भी करंट का। और इकोनॉमिक्स सबसे वहियात सब्जेक्ट होता है यूपीएससी के लिए। लोग डर जाते हैं पहले ही करंट अफेयर आपका इकोनॉमिक्स पे जब बनता है तो, लेकिन डायरेक्ट आपके सीने में बैठा देंगे करंट अफेयर, सवाल नहीं आएगा, सवाल नहीं लड़ेगा, कहां नहीं लड़ेगा भाई साहब। बस आपको समझने की बस क्षमता हो भी चाहे ना हो, हम आपका सीधे दिमाग उतारने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे नहीं। पहले हम शुरुआत करते हैं भाई साहब, शुरुआत करते हैं भाई साहब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी से। मॉनेटरी पॉलिसी, हाँ, ये क्या होता है, क्या होता है? और जब देश में महंगाई बढ़ जाए या मंदी आ जाए तो सरकार और आरबीआई दोनों सामने आती है मतलब, और आकर बातें करती है नहीं, घर में अपने अपने घरों में जाती है। और वहां पे एक चाबी होता है, एक तरीका होता है, नीति होता है कि भाई साहब जो डिमांड बढ़ गया और उसकी अपेक्षा सप्लाई घट गया, यानी महंगाई जो बढ़ जाती है ना, तो सरकार दोनों अपने अपने चबिया को निकालती है और उसी से कंट्रोल करने का प्रयास करती है। यानी जो आरबीआई जो तरीका अपनाती है ना, उसी तरीका को बोलते हैं भाई साहब मॉनेटरी पॉलिसी। यह महंगाई कंट्रोल करने का एक तरीका है, एक नीति है। और सरकार जो महंगाई को कंट्रोल करने का जो तरीका अपनाती है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। लेकिन यहां पर जो हम लोग प्रयास करेंगे पढ़ने का वह होगा मॉनेटरी पॉलिसी। सर हमको मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा और विस्तार से बताइए। एकदम विस्तार से बताएंगे। आपके पॉकेट में भाई साहब पैसा होता है, आप मार्केट में जाते हो, जब आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो क्या आप दाम को, क्या आप किस सामान को खरीदते समय उसकी भाव तोल करोगे, मतलब कि मुलाई करोगे? नहीं करोगे ना। अब भाई साहब बस जो सामान दो है ना, दो भाई साहब। क्यों? क्योंकि आपका जवान नहीं बोल रहा है, उस समय आपका जो पॉकेट में जो पैसा है ना वह बोल रहा है। और जो पॉकेटवा में जो पैसा बानू ओकरे के भाई साहब कहल जाला तरलता, लिक्विडिटी। और यही लिक्विडिटी ऐसा चीज होकेला ना कि महंगाई के बढ़ा देवेला और लोग भाव तोल ना करेला, डायरेक्ट जाला और भाई साहब कहेला कि बस हमारी सामान दे दो लोग। तो यहां पर समस्या आ जाती है। अब सरकार क्या करती है ना, सरकार और आरबीआई इन दोनों अपने अपने तरीका अपनाती है और इसको कंट्रोल करने का प्रयास करती है। आरबीआई तरीका अपनाती है, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मौद्रिक नीति बोलते हैं। ठीक है। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत इसको लागू किया गया था। और महंगाई जो किया गया ना हमेशा, क्योंकि महंगाई ज्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि महंगाई अगर ज्यादा बढ़ जाएगा या अगर डायरेक्ट मंदी आ जाए तो फिर भी देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, बर्बाद हो जाएगी देश की अर्थव्यवस्था। इसलिए महंगाई 2 से लेकर 6% के बीच में ही रहती है। यानी महंगाई 2% से लेकर 6% के बीच में होती है, इन 2 ± 4 के बीच में ही महंगाई को रखना है। और इसी को बात 2016 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 16 को लागू किया गया था। और यह जो तरीका जो अपनाया गया था ना कि महंगाई हमेशा 4 से 2% यानी अधिकतम 2 से 6 के बीच में रहेगा, यह जो तरीका जो कहा था कि भाई साहब इतना इतना के बीच में रहा था, वो कहने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था, वह कहता सीपीआई यानी मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण, जो मुद्रास्फीति का ही एक प्रकार है जो इसको निर्धारित करता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो चीजें हैं वह भी को बता दिया गया। अभी है ना, ये पूरा महंगाई को कंट्रोल करने का 2 तरीका अपनाती है। एक तरीका भाई साहब है मात्रात्मक उपकरण, मतलब हम लोग यदि पैसा की आवश्यकता पड़ेगा तो किसके पास जाएंगे? कमर्शियल, जितना अगल बगल कमर्शियल बैंक है ना उसके पास जाएंगे। अगर इन सब बैंकों को अगर पैसा की आवश्यकता पड़ेगा किसके पास जाएगा सब? आरबीआई के पास जाएगा सब। अब महंगाई अगर ज्यादा हो गया तो आरबीआई पर बैठा हुआ है, इन सब बैंकों को कहती है आप पैसा देना बंद करो, अब इन सही पैसों को ना जल्दी जल्दी मंगाओ। तो अलग अलग तरीके अपनाती है महंगाई कंट्रोल करने का।
जो पहला तरीका है उसको बोलते हैं खुला बाजार परिचालन, यानी OMO, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। मतलब सरकार बॉन्ड जारी करती है, उस बॉन्ड को खरीदती है आरबीआई। आरबीआई जब देखती है कि भाई साहब मार्केट में ज्यादा पैसा यानी ज्यादा तरलता है, तो वो बॉन्ड को बेचना स्टार्ट करती है, और वो बॉन्ड को जनता खरीदती है, और वह पैसा से खरीदती है, पैसा चला गया आरबीआई के पास। आरबीआई के पास पैसा क्या पूर्ति हो गया, जनता के पास पैसा कम हो गया, महंगाई कंट्रोल हो गया। क्योंकि जनता के पास जब तक पैसा रहेगा तब तक ससुरा महंगाई बढ़ले रहता हूं, इसलिए जनता से पैसा लेना जरूरी है। दूसरा जो तरीका है वह है बैंक दर, यानी बैंक रेट। हम लोगों के पास ज्यादा पैसा है, मतलब कि हमारा पास नहीं है, मतलब कि एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हम लोगों के पास ज्यादा पैसा है, जनता के पास पैसा है, अब वह पैसा मांगने के लिए क्या होगा, महंगाई बढ़ गया। कैसे बढ़ा महंगाई, क्योंकि जो भी कमर्शियल बैंक था ना, यह कमर्शियल बैंक इन सब जनता को ज्यादा रुपया दे दिया था। घट गया बैंकों के पास पैसा, आरबीआई के पास गया, भाई साहब हमारा रुपया चाहिए, रुपया देंगे किस शर्त पर, जब तो हमारा ब्याज देवे तब। कितना परसेंट, जिस परसेंट को ब्याज देता ना उसको बैंक रेट बोलते हैं, लंबे समय के लिए दिया जाता है। और फिर जिस दर पर वह बैंकों को, यानी जितना कमर्शियल बैंकें होती है उस पर अगर आरबीआई देती है ब्याज, उसको बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। एक होता है CRR, एक होता है SLR। मतलब अगर बैंकों के पास पैसा रहेगा, ज्यादा पैसा रहेगा, तो वह भाई साहब मनमौजी काम चलाएगा, सब वह जनता को रुपया देता रहेगा, सब बांटता रहेगा, सब जाओ भाई साहब रुपया ले जाओ, इसको रुपया कमाना है। तो आरबीआई तरीका अपनाते, देखो सब तो जितना पास तो पास पैसा बना, वह पैसा के कुछ परसेंट ना हमारा पास रखो। तो जिस परसेंट पर जितना कमर्शियल बैंक होती है वो आरबीआई के पास जमा करते हैं, उसको बोलते हैं CRR। ये सब पहले भी डिटेल से बता चुके, जाकर आप वहां पर देख सकते हो। तो जिस परसेंट पर जब आरबीआई जितना कमर्शियल बैंक होती है वो आरबीआई के पास पैसा जमा कराते हैं, डेट इज CRR। अब ज्यादा पैसा बढ़ाए, ज्यादा पैसा रखेगी बैंकों के पास, तो इसके पास पैसों की संख्या कम हो जाएगी, जनता को टैक्स, जनता को रुपया नहीं देगी, महंगाई कंट्रोल हो जाएगा। कुछ पैसा अपने पास रखना होता है और उसको कहीं खर्च नहीं करना होता है। आप किसी भी रूप में रख सकते हो, सोना के रूप में रख सकते हो, आप पैसा के रूप में रख सकते हो, किसी रूप में रख सकते हो, उसको किसी को देना नहीं है। जब ज्यादा अपने पास रखेगा उसको तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगा, 1 रुपए जनता को देना नहीं भाई साहब, उसे क्या बोलते हैं, SLR। दूसरा जो तरीका है महंगाई कंट्रोल करने का, वो भाई साहब गुणात्मक तरीका। मतलब जनता को ज्यादा टैक्स देगी, ज्यादा ब्याज पर रुपया देगी, यानी ज्यादा रुपया देगी, ज्यादा रुपया देगी, तो बैंकों को ऋण को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। उसी को रुपया दो जिसकी आवश्यकता है, बाकी लोगों को रुपया मत दो। भाई साहब जिसके पास लाखों की आमदनी है, करोड़ों की आमदनी है, उसको देने की आवश्यकता है, तो कंट्रोल कर दिया, डेट इज द ऋण विनिमय। अगर कोई व्यक्ति गया टैक्स बैंकों के पास पैसा मांगने के लिए, बैंक कहता है कि देख भाई साहब पहले इतना पैसा रखो, पहले इतना। यह जो बैंक होती है ना, तो अपने संपत्ति का पहले कुछ परसेंट अपने पास रखती है, और उसका मानते हैं कि उसको उसके पास 100 रुपया है, तो 100 रुपया है तो 20, तो इसमें क्या करेगी, मानते 20% इसको मार्जिन है, यानी 20% अपने पास रखेगा, और उसके पास बैंकों के पास कितना पैसा बचा, 80%, तो 80% में से उसको रुपया देना पड़ेगा। तो यहां भी क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तो फिर समस्या आ जाएगा ना, डेट इज द मार्जिन आवश्यकता, नैतिक दबाव, जिसको आवश्यकता पड़ेगा उसी को रुपया दो, डेट इज द नैतिक दबाव। एक डायरेक्ट कार्रवाई करता है बैंकों को, पड़े पैसा नहीं देना है, डेट इज द प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो ये भी एक तरीका होता है महंगाई कंट्रोल करने का। लगता है कि तुम आप लोग ना समझ में नहीं आ रहा होगा, अब क्या समझा यार, हमको जाना है बहुत दूर, चाइना पाकिस्तान, ठीक है। और सारे तरीके होते हैं। एक होता है विस्तारक मौद्रिक नीति, यह मौद्रिक नीति के प्रकार है, ठीक है। एक होता है विस्तारक, यानी अगर महंगाई अगर कम है, यानी देश में मंदी पड़ा हुआ है, तो मंदी क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि भाई साहब पैसा की आवश्यकता है, तो पैसा की आवश्यकता होगा तो क्या आपको ब्याज कम करना पड़ेगा। ब्याज कम करोगे तो लोग रुपया ले लेंगे, जब लोग रुपया ले लेंगे तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा, महंगाई, फिर लोगों के पास जब पैसा हो जाएगा तो फिर अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अपने बराबर पा जाएगी। तो क्या हुआ, विस्तार हुआ, क्या हुआ, विस्तार हुआ, इसको बोले हम लोग विस्तारक मौद्रिक नीति।
इसमें ब्याज दर घटती है, लोग कर्ज लेते हैं तो सस्ता हो जाता है, नहीं बाजार में पैसा आ जाता है, तरलता आ जाता है, नहीं इस प्रकार सब कुछ निवेश और आर्थिक विकास भी शुरू हो जाता है। एक होता है संकुचकारी मौद्रिक नीति। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि अगर देश में महंगाई है तो सभी पैसों को वापस आपस में लेने का प्रयास किया जाता है, किसी भी तरह पैसा वापस लिया जाए। क्या तरीका? ब्याज दर बढ़ा दो, ब्याज दर बढ़ा दो, लोग पैसे नहीं लेंगे, इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति, संकुचकारी मौद्रिक नीति। ब्याज दर बढ़ जाती है, महंगा हो जाता है, सबको लोग कर्ज लेना महंगा हो जाता है, बाजार में तरलता घट जाती है, तो इस प्रकार चीजें हो जाती हैं। अब यहां पर देखते हैं कि जो मौद्रिक नीति है उसमें कितने लोग होते हैं, तो 6 लोग होते हैं आरबीआई से, इसमें आरबीआई उसका अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य आपको आरबीआई द्वारा चुने जाते हैं और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा चुने जाते हैं। अगर हर एक व्यक्ति के पास एक वोट होता है, लेकिन अगर वोट अगर बराबर हो गया तो आरबीआई का निर्णायक वोट माना जाता है, आरबीआई गवर्नर का निर्णायक वोट माना जाता है। ठीक है, वर्ष में कम से कम 4 बार बैठकें होनी चाहिए। तो शायद आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक नाम है भाई साहब वेरिएबल रेपो रेट। मतलब कि अगर जनता के पास पैसा की आवश्यकता है तो वह किसके पास जाएगी? कमर्शियल बैंक के पास। लेकिन जब यह कमर्शियल बैंकों के पास जब पैसा घट जाएगी तो वह किसके पास जाएगी? ये जाएगी आरबीआई के पास। अब आरबीआई रुपया देती है तो भाई साहब रेपो रेट पर देती है। अब रेपो अभी 6.5% रेपो रेट है, तो ये जितने कमर्शियल बैंक है वो कहती कि भाई साहब रेपो रेट पर रुपया हम नहीं लेंगे कि बहुत ज्यादा ब्याज लागत है, तो कोई ऐसा तरीका अपनाओ ताकि जनता को हम रुपया दे सके। आरबीआई कहती है हाँ, उसी व्यक्ति को हम रुपया देंगे जो ज्यादा ब्याज देगा, बोली लगाया जाएगा। ये शब्द बोले ना, बोली लगाने का, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेपो रेट। और इसी पर सरकार आरबीआई रुपया देने का वादा करती है, यानी जो जितना बोली लगाएगा कि हम देंगे इतना % ब्याज, लेकिन वह ब्याज आपको सीआरआर से कम नहीं होना चाहिए और रेपो रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसी के बीच में होना चाहिए। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेपो रेट। ठीक है, यानी VRR। ठीक है, यह आमतौर पर लगभग कि 1 से 14 दिनों के लिए होता है। फिर समझा देते हैं, फिर से बैंकों को यदि पैसा की आवश्यकता पड़ गई, जनता को देना है, देश में गरीबी हो गई, लोगों की पैसा की आवश्यकता पड़ गई, तो बैंकों के पास जाती है आरबीआई के पास, भाई साहब हमारे पास पैसा नहीं है, तो आरबीआई कहती है कि हम तुमको रुपया देंगे रेपो रेट पर। अरे भाई साहब रेपो रेट पर पैसा नहीं लेंगे हम क्योंकि महंगा है, कोई बात नहीं, एक तरीका अपनाते हैं हम, जो बैंक ज्यादा हमको ब्याज देगा उसको पहले रुपया देंगे, लेकिन वह ब्याज आपको सीआरआर से कम नहीं होना चाहिए और रेपो रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको पैसा की आवश्यकता है और वह पैसा 1 से लेकर 14 दिन के बीच में ही आपको दिया जाएगा, ताकि 14 दिनों तक ही दिया जाएगा, बाकी इसके लंबे समय तक नहीं दिया जाएगा। ताकि क्यों दिया जाता है? ताकि भाई साहब जो नकदी है ना उसकी कमी को, यानी जो पैसा मार्केट में जो कम है उसको दूर किया जा सके, उसको दूर किया जाए, तरलता बढ़ सके, क्या तरलता बढ़ सके। अब यहाँ पे जो चीजें हैं इन दोनों में क्या अंतर तो आप समझ सकते हो, इसमें बोली लगाया जाता है, इसमें डायरेक्ट रुपया दिया जाता है। अब जब महंगाई, अब आरबीआई ने कहा कि भाई साहब हमारे पास पैसा ना है, अब तो नहीं हमारा का 200 पैसा, ठीक बा, तो यह सब बैंक को ना कहता सब कि ठीक है रुपया ले जा, तो उल्टे अब ब्याज किसको दिया सब? आरबीआई को, इसको बोलते हैं VRR, वेरिएबल रेटो रिजर्व रेपो रेट। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हो, बस केवल तरीका है पैसा लेने का। तो क्या आपको समझ में आया? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट मारिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।